हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो प्रीपेड टैक्स के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि प्रीपेड टैक्स का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है और प्रीपेड टैक्स की वर्किंग और जो हमारे बुक्स में प्रीपेड टैक्स की एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मान लो कि आपके जो बुक्स है उसमें फिक्स एसेट्स में जो मतलब जैसे कि मशीनरीज हो गई या फिर व्हीकल्स हो गई, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह आपके बुक्स में अवेलेबल है और आपको जो है उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है हर साल। कोई 1 साल के लिए कराता है, कोई 2 साल 3 साल के लिए कराना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो जैसे कि अभी मार्च खत्म हो चुका है, मार्च 2023 खत्म हो चुका है, यानी जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो चुका है। और सपोज आपने मार्च में कुछ एसेट्स के लिए मतलब आपके जो व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है और जो मशीनरी है उसका इंश्योरेंस निकाला। आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है और आपने जो है मार्च में यानी 21 मार्च 2023 को आपने जो है इंश्योरेंस निकाला हुआ है 1 साल के लिए। तो उसमें जो पीरियड दिया हुआ रहेगा वो रहेगा 21 मार्च से लेकर 20 मार्च 2024 तक, यानी 21 मार्च 2023 से लेकर 20 मार्च 2024 तक का जो है उसका पीरियड रहेगा। यानी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद भी उसका जो पीरियड है वो चलता रहेगा। तो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से हमें जो है 31 मार्च तक का जो एक्सपेंस होता है, आपका जो इंश्योरेंस है 31 मार्च तक की जितना डे होता है उतना ही एक्सपेंसेस जो है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है और बाकी का जो बचा हुआ है वो हमें प्रीपेड करके एंट्री करना पड़ता है। तो प्रीपेड टैक्स के लिए हम ग्रुप क्या करेंगे, करंट एसेट्स, और जो हमारा इंश्योरेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल जैसे आपका जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन है, तो अगर सपोज कोई जो मशीनरी वगैरह है या फिर व्हीकल्स वगैरह वो आपके साइड में वर्क कर रही है, तब जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। यानी जो इंश्योरेंस है, जो व्हीकल्स पे हम इंश्योरेंस बनाएंगे वो भी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। भले ही वो आपकी जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में खड़ी है, लेकिन जो वर्किंग है उसका वो साइड पे हो रहा है आपका, तब जो है आपको आपका जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। वो इनडायरेक्ट में नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा अगर सपोज साइड है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो साइड से ही आएगी। और जो साइड है मतलब जो साइड्स चल रही है उस पर जो है जो भी मतलब एक्सपेंस वगैरह हो रहा है उसका हम जो है बुक्स में जो एंट्री करेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही करेंगे। यानी जो इंश्योरेंस की एक्सपेंस एंट्री भी होगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही होगी। अगर सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव यानी आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह है उसके लिए कुछ व्हीकल्स वगैरह यूज़ हो रही है, तब जो है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उसका लेजर का ग्रुप देना है। यानी अगर सपोज आप इंश्योरेंस निकालते हैं उसमें जो पीरियड दिया हुआ रहता है 21 मार्च को, आपने फॉर एग्जांपल 21 मार्च को बनाया हुआ है, यानी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जितना डेज होता है उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग डेज है उसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसे यानी जो 31 मार्च तक है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करना है और जो बचा हुआ है उसे हमें जो है करंट एसेट्स में ट्रांसफर करना है। यानी आप कैसे निकालोगे, आपका जो इंश्योरेंस का पेपर है उस पर आप देखोगे कि उसमें लिखा हुआ रहेगा नेट बेसिक अमाउंट विद जीएसटी और जो है उसका टोटल। ठीक है, तो अगर सपोज इसमें और एक का कंसेप्ट है, जैसे कि अगर सपोज कमर्शियल व्हीकल्स है तभी जो है हम उसका जीएसटी क्लेम करेंगे। अगर सपोज कोई पर्सनल यूज़ के लिए व्हीकल्स है तब जो है उसका हम जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी आप जब अगर सपोज जीएसटी क्लेम नहीं कर रहे हो तो आप अपने बुक्स में किस प्रकार एंट्री करोगे, आपको जो है पूरा टोटल का टोटल ग्रॉस अमाउंट जो है वो आपके खर्चे में दिखाना पड़ेगा। यानी आप एंट्री कैसे करोगे, डेबिट करोगे इंश्योरेंस एक्सपेंस को और क्रेडिट करोगे पार्टी को। अगर सपोज पर्सनल यूज़ के लिए व्हीकल्स है, चाहे वो पर्सनल बुक हो या फिर कंपनी की बुक हो या फिर पार्टनरशिप वगैरह, अगर सपोज बिजनेस रिलेटेड व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स में उसका रजिस्ट्रेशन है, तभी जो है आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो। अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तब जो है आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हो। यानी आप उसमें एंट्री कैसे करोगे, बुक्स में आपको डेबिट करना पड़ेगा इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस एक्सपेंस को, और क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टी अकाउंट को। और अगर सपोज कमर्शियल व्हीकल है या फिर प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है उसका हम इंश्योरेंस निकालते हैं, तब हम जो है उसका जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। यानी जो हमारा बेसिक अमाउंट है उसे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना है और जो हमारा जीएसटी वगैरह है वो हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखाना है, यानी क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम कर सकते हैं हम उस पर, उसका इनपुट यूज़ कर सकते हैं। और
क्रेडिट करेंगे हम पार्टी को। यानी आप जब प्रीपेड निकालोगे, अगर सपोज आप जीएसटी क्लेम नहीं कर रहे हो तो आपका जो टोटल अमाउंट है उस पर आप प्रीपेड कैलकुलेशन करोगे। अगर सपोज आप जीएसटी क्लेम कर रहे हो तो आप जो है आप जो बेसिक अमाउंट है जिसपे जीएसटी कैलकुलेट हुआ है उस पर आप प्रीपेड निकालोगे। आपको कैसा निकालना है, आपका जो टोटल इनवॉइस है यानी आप जो भी पीएनएल में दिखा रहे हो उस पे जो है आपको 365 यानी आपका जो अगर सपोज आपका जो पीरियड है वो 1 साल का रहा, अगर सपोज 2 साल का रहा तो 2 साल के हिसाब से करना पड़ेगा, 3 साल का रहा तो 3 साल का हिसाब से करना पड़ेगा आपको प्रीपेड कैलकुलेशन। क्योंकि जो अमाउंट है अगर सपोज 1 साल का है तो 1 साल का ही चार्ज अपने जो इंश्योरेंस का पेपर है उसमें 1 साल का ही चार्ज लगाऊंगा। अगर सपोज 2 साल का है तो 2 साल के हिसाब से चार्ज लगाएगा इंश्योरेंस पेपर पे यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस पे। अगर 3 साल का है तो 3 साल का हिसाब से जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस लेगा पार्टी। आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रहे हो यानी अगर 2 साल का है तो पूरा 2 साल का अमाउंट आपके उसमें शो होगा इंश्योरेंस पेपर में, यानी जो इंश्योरेंस का बिल है जिसमें पीरियड वगैरह लिखा रहता है उसमें जो है उसी प्रकार से शो होगा। तो आपको जो उसी प्रकार से कैलकुलेट करना है। अगर सपोज एक साल के लिए यानी आपका 365 डेज का इंश्योरेंस हुआ तो आपका जो जितना अमाउंट आप क्लेम करने वाले हो अपने पीएनएल में उसको डिवाइड करना है 365 से, तो उसके बाद में आपका जो है पर डे का अमाउंट निकल जाएगा। और उसके बाद में आपको 21 मार्च से जैसे हम जो एग्जांपल देख रहे हैं 21 मार्च से 31 मार्च तक जितना दिन होता है उतना हमें निकालना पड़ेगा और उसको इंटू करना पड़ेगा जो हमने पर डे के हिसाब से निकाला हुआ है। तो इतना अमाउंट जो है आपको यानी जो हमने निकाला हुआ अमाउंट है वो हमें पीएनएल में दिखाना पड़ेगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें प्रीपेड में दिखाना पड़ेगा। और जब 20 मार्च 2024 आएगा हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तब हमें जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी तभी हम जो है उसका एक्सपेंस बुक कर सकते हैं एज पर अकाउंटिंग रूल। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सपोज 6 महीने के लिए इंश्योरेंस निकाल देते हैं लेकिन जो हमारा इंश्योरेंस है वो विद इन ए फाइनेंशियल ईयर है तब हम जो है उस पर प्रीपेड नहीं निकालेंगे। अगर सपोज आपका इंश्योरेंस का पीरियड जो है वो मार्च आपका जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उससे ज़्यादा हो तभी आप जो है प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कर सकोगे। अदरवाइज आपको जो है प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री नहीं करना है यानी प्रीपेड कैलकुलेट नहीं करना है, प्रीपेड टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। अगर सपोज 31 मार्च से ऊपर का आपका पीरियड है तभी आपको करना है। अगर स्टैम्प ड्यूटी आप भर रहे हो और आप स्टैम्प ड्यूटी का में भी आपका पीरियड दिया हो रहा है या फिर आप कोई भी एक्सपेंस की जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह है या फिर कुछ भी हो, अगर सपोज उसका पीरियड 31 मार्च से ऊपर है, जैसे कि आप सिक्योर्ड लोन वगैरह की एंट्री करते हो उसमें आप इंटरेस्ट पे करते हो। अगर सपोज इंटरेस्ट पे करने के बाद में आप मतलब जो लास्ट वाला मंथ है अगर सपोज इंटरेस्ट आप अप्रैल के लिए भी पे कर रहे हो तब उसमें भी आपको जो है प्रीपेड कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी आपको जो जितना मार्च तक का इंटरेस्ट होता है वही आप क्लेम कर सकते हो बुक में और बाकी जो बचा हुआ है वो आपको प्रीपेड बना के ही रखना पड़ेगा। और उसी प्रकार जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की, अगर आप स्टैम्प ड्यूटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर से भी ज़्यादा समय के लिए पे करते हो तब उस पर भी आपको जो है प्रीपेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम जो है प्रोसीजर, सेम मेथोडोलॉजी यूज करके आपको जो है इसी प्रकार से निकालना है। आपका जितना डेज होता है, जितने पीरियड का आपने भरा हुआ है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपके स्टैम्प ड्यूटी से और जितना डेज होता है मार्च तक का उतना क्लेम करना पड़ेगा अपने बुक्स में और बाकी जो है प्रीपेड बना के रखना पड़ेगा। और इंश्योरेंस भी सेम तरह से आपको जो है प्रीपेड बनाना है। और एक एग्जांपल है जैसे कि अगर सपोज आप अब फिक्स एसेट वगैरह परचेस कर रहे हो तो आप जो है फिक्स एसेट में उसे मतलब आप जो भी फिक्स एसेट वगैरह व्हीकल्स वगैरह परचेस कर रहे हो, आप जैसे भी व्हीकल्स वगैरह परचेस कर रहे हो आप उसको फिक्स एसेट में प्रेजेंट करोगे और व्हीकल्स या मशीनरी की जो आप इंश्योरेंस निकालोगे यानी जो फर्स्ट इंश्योरेंस है उसमें उसके आप एंट्री कैसे करोगे, आपको जो है उसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा यानी फिक्स एसेट में ही दिखाना पड़ेगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, आपको जो है यानी आप दिखा सकते हो लेकिन आपको जो है आपका जो सीए वगैरह होगा वो आपको बोलेगा कि जो फर्स्ट कॉस्ट है वो पूरी की पूरी जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फिक्स एसेट में ही दिखाओ। यानी आप फिक्स एसेट में ही उसे डेबिट करने के लिए बोलेगा यानी आप एसेट की जो है अमाउंट डालोगे उसके बाद में जो भी एसेसरीज हो गई या फिर जो इंश्योरेंस वगैरह है वो सारा का सारा अमाउंट जो है आप फिक्स एसेट में दिखाओगे। तो उस केस में भी अगर सपोज आपके इंश्योरेंस पे पीरियड लिखा होगा जो मार्च के ऊपर होगा इंश्योरेंस का पीरियड तब उस पर भी आपको जो है प्रीपेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस की एंट्री आप कैसे करोगे, यानी आपने जब एसेट्स वगैरह परचेज किया हो और आप जब उसे डेबिट करोगे मतलब आप डेबिट करने की आप जब इंश्योरेंस की एंट्री करोगे उस फिक्स एसेट पे तब आपको जो उस फिक्स एसेट को डेबिट करना पड़ेगा और जो जितना अमाउंट निकलता है मार्च तक का उतना डेबिट और बाकी जो है प्रीपेड बना के रखना पड़ेगा यानी प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है
यानी आपको कैसे एंट्री करना है, डेबिट करना पड़ेगा फिक्स एसेट को। ओके, डेबिट करना पड़ेगा आपके फिक्स एसेट को, जितना मार्च तक का अमाउंट होता है उसे डेबिट करना पड़ेगा फिक्स एसेट को, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस पे, और जो क्रेडिट है वो पार्टी रहेंगी। यानी मार्च तक का जितना अमाउंट होता है वो जाएगा आपके फिक्स एसेट में, जो फिर बाद में जितना डेज मतलब जो मार्च के ऊपर का जितना भी डेज का पीरियड रहता है उतना अमाउंट जाएगा आपके प्रीपेड में, और बाकी जो क्रेडिट है आपको पार्टी का लेजर करना है। उसी प्रकार से जैसे हम पीएनएल में इंश्योरेंस हो गए, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की एंट्रीज करते हैं, तो मार्च तक का जो जाएगा वो पीएनएल में जाएगा, बाकी बचा हुआ जो है प्रीपेड में जाएगा करंट एसेट्स में। यानी आपको इस प्रकार से करना है। तो हम अगर सपोज आपका ऑडिट वगैरह चल रहा है, यानी ऑडिटर आ गया, तो आपको जो है प्रीपेड एक्सपेंस की यानी प्रीपेड की जो आपने वर्किंग बनाई हुई वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाओगे प्रीपेड की वर्किंग, आपको जो है इस प्रकार से बनाना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। यानी आपको सीरियल नंबर्स वगैरह आप दे सकते हो एक कॉलम पे। उसके बाद में आपने किस व्हीकल्स के लिए किस पार्टी से जो है इंश्योरेंस कराया होगा उसका आपको डिटेल लिखना है। उसके बाद में बिल नंबर हो गया, और उसके बाद में जो है आपको आपके जितने भी इंश्योरेंस होगा उसका पीरियड लिखना है कि ये स्टार्टिंग पीरियड से लेकर यहाँ तक मतलब एंडिंग पीरियड से। इसमें सारे के सारे जो है आप पीएनएल में जितना भी बुक्स किए होंगे इंश्योरेंस का, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का, ये सारे का सारा आपको यहाँ पे शो करना है विथ पीरियड के साथ में। उसके बाद में आप कितना अमाउंट है, जो बेसिक अमाउंट ही पकड़ लेते हैं, यानी आप जो पीएनएल में आपने बुक किए होंगे उतना अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आप यहाँ पे आपको डेज कैलकुलेट करना है कि इस तारीख से मतलब जो इंश्योरेंस में जो पीरियड लिखा हुआ रहता है उसका कैलकुलेशन करके कितने डेज होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 365 डेज आए, उसके बाद में हमें पर डे की वैल्यू निकालना है। यानी आपको जो है आपका जितना टोटल अमाउंट है उससे आपको 365 डिवाइड करना है, तो ये आपकी पर डे की वैल्यू हो गई। उसके बाद में मार्च वाली डेट लिखनी है यहाँ पे, फिर मार्च तक यानी जो 21 जो हमारा स्टार्टिंग का डेट है पीरियड की, उससे 31 मार्च तक का कितना डेज होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद में आपको जो है इसे मल्टीप्लाई करना है, आपका जो पर डे का अमाउंट है और जो मार्च तक के जितने डेज होते हैं उसका हमें इंटू करना है। यानी इतना हमारा जो है एक्सपेंस है, यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस पे हमें स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंस पे जो है क्लेम मतलब शो करना है हमारे पीएनएल में। उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें प्रीपेड टैक्स करके हमारे बुक्स में एंट्री करनी है। यानी इस प्रकार से जो है हमें प्रीपेड कैलकुलेट करना है, प्रीपेड की एंट्रीज करनी है, और आप जब ऑडिटर को दिखाओगे तो आप जो है इस प्रकार की वर्किंग बना के दिखा सकते। सपोज आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि किस वीडियो जो है किस प्रकार बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।